नमस्कार। ताकि आप रह सकें फिट एंड फाइन, हाजिर हैं हम लेके कार्यक्रम डॉक्टर ऑनलाइन। दोस्तों, डॉक्टर ऑनलाइन की इस विशेष कड़ी में आज हमारे बीच उपस्थित हैं जोधपुर के सुप्रसिद्ध एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेश लोढ़ा। डॉक्टर शैलेश लोढ़ा वैसे तो जोधपुर के ही प्रोडक्ट हैं। अपनी प्रारंभिक शिक्षा जोधपुर से करने के बाद आपने संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर से ही MBBS का कोर्स किया। इसके बाद आप सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज गए, जहां से आपने MD जनरल मेडिसिन में किया। तत्पश्चात देश के सबसे जाने माने इंस्टीट्यूट्स में से एक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ से आपने एंडोक्राइनोलॉजी में DM किया। आपको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स और SGPGI लखनऊ में भी कार्य करने का अनुभव प्राप्त है। देश विदेश की कई जर्नल्स में आपके आर्टिकल्स प्रकाशित होते रहते हैं। अखबारों और पत्रिकाओं के लिए भी आप नियमित रूप से लिखते रहते हैं। और आज डॉक्टर शैलेश लोढ़ा हमारे बीच हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे डायबिटीज, हार्मोन से संबंधित अन्य बीमारियों के बारे में। नमस्कार डॉक्टर शैलेश लोढ़ा, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। दर्शकों से हमारा निवेदन है, कोई भी सवाल डायबिटीज या हार्मोन से संबंधित किसी भी बीमारी के बारे में आपको पूछना हो तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 51099956। दर्शकों से मेरा यह भी निवेदन रहेगा कि फोन करते वक्त अपने टीवी सेट के वॉल्यूम थोड़ा धीरे रखें ताकि आपकी आवाज हम तक बिल्कुल साफ पहुंच सके। डॉक्टर शैलेश, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंडोक्राइनोलॉजी है क्या। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे एंडोक्राइनोलॉजी में आप किन ग्रंथियों से डील करते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी ब्रांच हार्मोन्स संबंधित बीमारियों की एक ब्रांच है। ये कम जानी पहचानी ब्रांच है। नॉर्मली दूसरी जितने भी ब्रांचेस हैं मेडिकल साइंसेस की, वो बहुत अच्छी तरह विख्यात हैं, लेकिन एंडोक्राइनोलॉजी भारत में और पर्टिकुलरली राजस्थान में कम विकसित ब्रांच है। इसमें सारे हार्मोन्स की बीमारियां आती है, जैसे दिमाग में पीयूष ग्रंथि, फिर थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल्स, पेनक्रियास का कुछ हिस्सा और टेस्टिस, ओवरीज, ये सारे जो ग्रंथि के रोग हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस या कुछ और ऐसी बीमारियां हैं जो डायरेक्ट ग्रंथि से रिलेटेड नहीं होके हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं। ये सारे हार्मोन्स की बीमारियां एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। डॉक्टर लोढ़ा, इन हार्मोनल बीमारियों के बारे में जो आपने बताया, इनके किस प्रकार के लक्षण होते हैं, किस तरह से बीमारियां आपको आपकी प्रैक्टिस में देखने को मिलती हैं। ज़्यादातर हार्मोन्स की बीमारियों में अगर देखा जाए तो मेजर पार्ट है डायबिटीज़ का, क्योंकि डायबिटीज़ भारत में या पूरे विश्व में इतनी ज़्यादा मात्रा में है, तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की मेन प्रैक्टिस डायबिटीज़ और थायराइड के सम्मिलित होती है। और कुछ उसके बाद जो डिसऑर्डर्स हैं दूसरे, जैसे बच्चों में ग्रोथ, कद नहीं बढ़ना, स्त्रियों में माहवारी संबंधित बीमारियां, हिर्सुटिज्म, चेहरे पे बाल आ जाना लड़कियों के, या मोटापा, या बोन्स की बीमारियां, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब एंडोक्राइनोलॉजी के ही पार्ट है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। हेलो सर, मैं प्रतिभा बोल रही हूँ। हाँ प्रतिभा जी, आप सवाल पूछिए अपना। मैं ये पूछ रही हूँ, मेरी एज 18 है। हाँ जी। और मेरी हाइट मुझे लगता है कि कम है, तो हाइट 18 के बाद बढ़ सकती है क्या। प्रतिभा जी ने हमें फोन किया और ये जानना चाहती हैं कि इनकी उम्र 18 साल हो चुकी है और इसके बाद क्या इनकी हाइट अब बढ़ सकती है। डॉक्टर शैलेश, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, लड़कियों के लिए 18 वर्ष के बाद हाइट बढ़ने की संभावना लगभग नगण्य है, लेकिन रेयर पॉसिबिलिटी है। मैं ये कहूँगा कि 100 में से 95% चांसेस हैं कि अब आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों में हाइट 13, 14, 15 के बाद लगभग नहीं के बराबर ही बढ़ती है। सर, वो हार्मोनल कुछ प्रॉब्लम होती है, हार्मोन की वजह से कुछ ऐसे हार्मोन यूज में ले लें कि उससे हाइट बढ़ जाए। हाँ, जो भी हार्मोन्स हाइट बढ़ाने के लिए काम में आते हैं वो हर किसी को नहीं दिए जा सकते। उसके लिए पर्टिकुलरली टेस्ट करने होते हैं और वो हर एक को फायदा नहीं कर सकते। कुछ चुनिंदा लोगों को ही हार्मोन्स देने से हाइट बढ़ती है, और वो भी जब एक राइट टाइम पे वो पहुंचे या सही समय पर जब निदान हो और सही समय पे जब ट्रीटमेंट शुरू हो। जितना जल्दी हाइट के लिए ट्रीटमेंट शुरू हो उतना बेहतर है। इसके लिए कोई उम्र बाधा नहीं है। अगर 4 साल की उम्र में किसी बच्चे का माँ बाप ने देखा है कि इसका कद दूसरे 4 साल के बच्चों से कम है, तो ट्रीटमेंट उसी समय शुरू होना चाहिए। 18 साल की उम्र तक डॉक्टर शैलेश हमारे ख्याल से बोन्स के जो एपिफिशियल एंड्स हैं वो ऑसिफाई होने लग जाते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि उसके बाद बोन का या हाइट में बहुत ज्यादा। ठीक बात है, हमारा कद हड्डियों की वजह से ही बढ़ता है और हड्डियां पूरी तरह मैच्योर हो जाती हैं एक समय आने के बाद। लड़कियों में माहवारी आने के कुछ समय बाद
या साल 2 साल के अंदर अंदर हड्डियां पूरी तरह मैच्योर हो जाती हैं और उसके बाद कद बढ़ाना लगभग असंभव है। कई बार दर्शक या कई बार लोग इस तरह की बात करते हैं कि हम ऑपरेशन के जरिए हाइट बढ़वाना चाहते हैं, ऑपरेशन से हाइट बढ़ाई जाती है। कई बार ऐसे अखबारों में विज्ञापन भी आते हैं, कई बार ये भी विज्ञापन आते हैं अखबारों में 35 वर्ष तक हाइट बढ़ाइए, 20 वर्ष के बाद भी हाइट बढ़वाइए। ये सिर्फ झूठ है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। ऑपरेशन से हाइट अगर बढ़ती है तो वो सिर्फ उन लोगों की बढ़ाई जा सकती है जिनका कि पैर में टेढ़ापन है, किसी का एक्सीडेंट के कारण एक पैर छोटा हो गया और एक पैर लंबा है, तो उसका जो छोटा पैर है उसको हाइट बढ़ाई जा सकती है ऑपरेशन के जरिए। बिल्कुल ठीक बताया प्रतिभा जी। मेरे ख्याल से आपको अपनी बात का जवाब मिल गया होगा। आपकी उम्र करीब 18 साल हो चुकी है और अब हार्मोन्स के उपयोग से आपकी हाइट नहीं बढ़ाई जा सकती है। बहरहाल फोन करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर शैलेश, हम लोग बात कर रहे थे थायराइड से संबंधित एंडोक्राइनल बीमारियों के बारे में। पिछले कुछ शोज यहाँ पे हुए हैं डॉक्टर ऑनलाइन में जिसमें हमने डायबिटीज के बारे में बात की है, तो इस प्रोग्राम में हम लोग अन्य जो बीमारियां हैं हार्मोन से संबंधित उन पे बात करना चाहेंगे आपसे, और दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि डायबिटीज के अलावा जो थायराइड और दूसरे हार्मोन की बीमारियां हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले अपन लेते हैं थायराइड को। थायराइड के बारे में बताएं, थायराइड क्या है, थायराइड की ग्रंथि शरीर में कहाँ होती है और इसका क्या महत्व है शरीर में? थायराइड की ग्रंथि हमारे शरीर के गले के अग्रभाग में एक तितली नुमा आकार की ग्रंथि होती है और ये ठीक जो गले में एक प्रोमिनेंट पॉइंट होता है जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं, इसके ठीक नीचे स्थित होती है। और ये जैसे जैसे एज बढ़ती है इसका आकार धीरे धीरे बढ़ता है और थ्रू आउट लाइफ ये काम कर सक्रिय रहती है। जैसे ही ये इनएक्टिव होने लगती है चाहे किसी भी कारण से, तो उस वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, हार्मोन्स की कमी आ जाती है और इस स्थिति को हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। अगर ये ग्रंथि आकार में बढ़ जाती है, चाहे उसके लिए ट्यूमर रेस्पॉन्सिबल हो या आयोडीन की कमी हो, किसी भी वजह से जब ये ग्रंथि साइज में बढ़ती है तो ये सामने और क्लियरली दिखने लगती है और जिसे हम घेंगा या गॉइटर कहते हैं। और जब ये गॉइटर अधिक स्त्रावित करता है अपने हार्मोन्स को T3 T4 को, तो उस स्थिति को हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। बिल्कुल ठीक बताया आपने। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। हेलो हेलो हेलो, फोन शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर लोढ़ा थायराइड के बारे में। थायराइड का नाम जब भी आता है तो आयोडाइज सॉल्ट टीवी में और मैगजीन्स में काफी जगह प्रचारित भी किया जाता है आयोडाइज सॉल्ट के बारे में। तो थायराइड का और आयोडाइज सॉल्ट का क्या रिलेशन है? आयोडीन थायराइड ग्रंथि का एक वो एसेंशियल आयन है जिसके जरिए सारे हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स बनते हैं। आयोडीन की कमी से घेंगा या गॉइटर हो जाता है, क्योंकि जब शरीर को आयोडीन कम मिल रही है तो बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पनसेट करके उस ग्लैंड के आकार को बढ़ाती है जिससे कि हार्मोन्स की कमी ना हो। और ज़्यादातर आयोडीन की कमी हिमालय के तराई वाले इलाकों में या पहाड़ी इलाकों में भारत में देखने को मिलती है। लेकिन कुछ वर्षों पहले, ये आज से 10-15 साल पहले, आयोडीन की कमी भारत के बहुत बड़े हिस्से में थी और इससे बहुत ज़्यादा मॉर्बिडिटी थी, बहुत ज़्यादा बीमारी प्रचलित थी जिसे घेंगा या गिल्लड़ कहा जाता था नॉर्थ इंडिया में, हिमालय वाले एरियाज में, जो गले में गांठ के रूप में दिखती और मेंटल रिटार्डेशन भी बच्चों में पैदा होने के बाद अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आयोडीन डेफिशिएंसी होती है तो उससे पैदा होने वाले बच्चे में कई तरह के विकार उत्पन्न हो सकते हैं, जैसा कि टीवी में विज्ञापनों में दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ मैं ये चीज़ स्पष्ट कर दूं कि आयोडीन की अब कमी उतनी प्रचलित नहीं है। अब ये देखने में आ रहा है कि कई बीमारियों में जहाँ आयोडीन की आवश्यकता नहीं है और अत्यधिक आयोडीन युक्त नमक खाने से हाइपरथायरॉयडिज्म के इंसिडेंट्स पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहे हैं। जब से आयोडाइजेशन ऑफ सॉल्ट एसेंशियल हुआ है तब से हाइपरथायरॉयडिज्म का इंसिडेंस बढ़ गया है। तो हमें ये सोच समझकर काम में लेना चाहिए सॉल्ट। और वैसे भी हम जब ये सॉल्ट काम में ले रहे हैं, ये टेबल सॉल्ट कहलाता है। अगर हमने खाना पकाते समय वो नमक डाल दिया है तो उसकी आयोडीन तो वैसे ही वाष्पीकृत होकर उड़ चुकी है। तो हम असल में तो हम खाना आयोडीन वाला नमक तो हम खा नहीं रहे हैं, हम तो ऑर्डिनरी सॉल्ट खा रहे हैं और आयोडीन की कीमत दे रहे हैं। बिल्कुल सही बताया। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शैलेश। हेलो। हाँ सर, नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर एस.के. त्रिवेदी हूँ सर, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। नमस्कार त्रिवेदी साहब, आप अपना सवाल पूछिए। आप डॉक्टर साहब डायबिटीज के एक्सपर्ट हैं सर? हाँ, डॉक्टर शैलेश लोढ़ा डीएम एंडोक्राइनोलॉजी है, डायबिटीज में इनकी विशेष है।
मेरे मिसेज के स्लाइटली वैसे मार्जिनल डायबिटिक कहते हैं डॉक्टर, वो मानते भी नहीं इनको डायबिटिक वैसे, क्योंकि 15-20 से थोड़ा सा ज्यादा रहती है डायबिटिक हमें शुगर। ठीक है। तो लेकिन अभी जो है पिछले 15-20 दिन से आंखें थोड़ा क्या झपझप कर रही हैं। अब ये डायबिटिक के कारण है या कोई आंखों की कोई प्रॉब्लम है? आंखों का झपकना, बार बार झपकना, ये आप कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। देखिए, ये वैसे पर्टिकुलरली कोई डायबिटीज का लक्षण नहीं है, ना ही डायबिटीज के किसी कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड है। शुगर वगैरह ज्यादा होती है उस वजह से तो नहीं हो सकता? लेकिन क्योंकि आप बता रहे हैं कि शुगर उनको मार्जिनल है। हाँ, डॉक्टर तो मानते नहीं, लेकिन फिर भी जब से 110 फास्टिंग जो कराते हैं 110 आना चाहिए शायद, जैसे डॉक्टर बताते हैं। क्या वो दवाई ले रहे हैं? 125-30 आ जाती है कई बार। क्या वो कोई दवाई ले रहे हैं? नहीं, मेडिसिन कुछ नहीं ले रहे हैं, सिर्फ वॉकिंग से और ऐसे डाइट कंट्रोल कर रखा है। हाँ, तो ये डायबिटीज से संबंधित नहीं लग रहा मुझे बिल्कुल भी। अच्छा जी। तो धन्यवाद डॉक्टर त्रिवेदी फोन करने के लिए। डॉक्टर त्रिवेदी का सवाल था कि उनकी वाइफ को मार्जिनल ब्लड शुगर रहता है और पलक झपकने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो लक्षण तो डायबिटीज से संबंधित नहीं लगता है। सलेश, हम बात कर रहे थे आयोडाइज सॉल्ट के बारे में, तो आयोडाइज सॉल्ट की जो पैकिंग होती है उससे जो एक्सपायरी डेट इस तरह से भी कुछ होता है, कितने समय तक अपन उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? आयोडीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे, बहुत उसका बॉइलिंग पॉइंट या जो वेपराइजेशन होने की जो स्थिति है वो बहुत जल्दी आ जाती है। तो गर्मी में अगर आयोडीन एक्सपोज्ड है, वो सॉल्ट अगर गर्मी में एक्सपोज्ड है, ठीक से स्टोर्ड नहीं है, ठीक से ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा रहा है, तो उसकी आयोडीन डे बाय डे जब तक वो कंज्यूमर तक पहुंचता है तब तक कम हो जाती है। और इसकी एक निश्चित मात्रा अगर बॉडी को नहीं मिलती है डेली, तो आयोडीन की कमी बॉडी में होती है। आयोडीन का मेन सोर्स हम सब के लिए पानी या जो नॉर्मल डाइट हम ले रहे हैं उसके जरिए है, और ज़्यादातर एरियाज़ में पानी में या फूड में हमें आयोडीन सफिशिएंट मात्रा में मिल जाता है। लेकिन क्योंकि आयोडीन की एक इतना सस्ता माध्यम है बहुत बड़ी बीमारी रोकने का, इसलिए सरकार ने कंपलसरी किया है और अभी कुछ समय तक हिंदुस्तान में इसकी आवश्यकता है। डॉक्टर शैलेश ने हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई। एक की आयोडीन की कमी से हाइपोथायराइडिज्म होता है, यानी थायराइड हार्मोन की कमी होती है, और दूसरी ये कि जब भी आप आयोडाइज सॉल्ट खरीदते हैं तो उसमें उसकी एक्सपायरी डेट जरूर देखें, क्योंकि बहुत ज्यादा रखा हुआ सॉल्ट आपके काम का नहीं भी हो सकता है। इस बीच एक कॉलर और हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं? मैं रेशम रिगार्डिंग डायबिटीज। आप थोड़ा सा तेज आवाज में बात करेंगे तो हमको ज्यादा साफ सुनाई देगा। हेलो। हेलो, नमस्कार साहब, कौन सा बोल रहे हैं? मैं राधे श्याम बोल रहा। राधे श्याम जी, आप अपना सवाल पूछिए। सवाल ये है कि आई एम डायबिटिक फॉर लास्ट 15-20 ईयर। ओके। और मतलब इट इज नॉट 100% कंट्रोल तो है। हाँ जी। आई एम यूजिंग मेडिसिन प्लस लेंटस इंसुलिन ऑल्सो। ओके। ये जो नया जो लेंटस जो इंसुलिन है, हाँ जी, इज इट बेटर देन दोज अदर्स? राधे श्याम जी का ये सवाल है डॉक्टर शैलेश की लेंटे इंसुलिन एक बाजार में आया है, वो पुराने जो इंसुलिन थे उनसे बेहतर है? देखिए, लेंटस इंसुलिन एक वो इंसुलिन है जिसका असर बॉडी में 24 घंटे तक रहता है। दूसरे जो इंसुलिन्स हैं वो कोई 12 घंटे के लिए एक्शन करता है, किसी का 6 घंटे के लिए है, किसी का 4 घंटे के लिए है। तरह तरह के इंसुलिन बाजार में उपलब्ध हैं, और आपको जो डॉक्टर देख रहे हैं वो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए जो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि हर पेशेंट के लिए थेरेपी अलग अलग है। कोई भी इंसुलिन ऐसा नहीं है कि बेस्ट है और वो सभी के लिए वो एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं बन सकता। अगर आपके लिए कोई इंसुलिन बेस्ट है, किसी दूसरे के लिए वो ठीक नहीं हो सकता है। अगर आपकी शुगर इस इंसुलिन को लेने से पहले से बेहतर कंट्रोल हो गई तो आपके लिए ये बेहतर विकल्प है। अच्छा, दूसरा कैन आई आस्क वन मोर क्वेश्चन? हाँ, बिल्कुल पूछिए। सेफ्टी प्रोफाइल ऑफ कोर्स लेंटस इंसुलिन का दूसरे इंसुलिन से बेहतर है। राधे श्याम जी, आप अपना दूसरा सवाल भी पूछ सकते हैं। लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया। डॉक्टर शैलेश, हम बात कर रहे थे थायराइड से संबंधित बीमारियों की। हाइपोथायराइडिज्म का एक कारण आपने बताया आयोडीन की डेफिशिएंसी, कुछ और भी कारण होते होंगे हाइपोथायराइडिज्म के? हाइपोथायराइडिज्म का आयोडीन डेफिशिएंसी एक मेन कारण नहीं है। आयोडीन डेफिशिएंसी से हाइपोथायराइडिज्म बहुत ही कम मात्रा में होता है। मेन हाइपोथायराइडिज्म का जो कारण है वो है थायराइड ग्रंथि का श्रिंक हो जाना, एक ऑटो इम्यून प्रोसेस, यानी कि शरीर की जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो दूसरे विपरीत दिशा में जाके शरीर के अंगों को ही नुकसान पहुंचाने लगती है। इसे ऑटो इम्यून प्रोसेस कहते हैं, और इस वजह से थायराइड ग्रंथि का
श्रिंकेज हो जाता है, ग्रंथि छोटी हो जाती है और वो अपना कार्य करने की क्षमता खो देती है। कई बार ऑपरेशन करके थायराइड ग्रंथि को निकाल दिया जाता है, कोई भी वजह रही हो, चाहे ग्रंथि में ट्यूमर हुआ हो, ग्रंथि के आसपास कहीं कोई कैंसर हुआ, कोई भी वजह रही हो, जब भी थायराइड हार्मोन्स की कमी होगी तो ये हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण क्या होते हैं डॉक्टर शैलेश? किस रूप में मरीज को हम पहचानते हैं? काफी बार मेडिकल कॉलेज में मजाक के तौर पे अपने टीचर्स बोलते हैं डोंट बी हाइपोथायराइड, तो इसके क्या लक्षण हैं जिनके कारण ये बीमारी इतनी प्रचलन में है? प्रचलन में तो नहीं कहना चाहूंगा, मतलब उस एक मजाक का विषय नहीं, वैसे ये ठीक बात है, बीमारी प्रचलित भी इतनी ज्यादा है और आजकल इतनी ज्यादा देखने में आ रही है। उसका कारण ये है कि अब इतने सस्ते और आसान टेस्ट हर जगह, हर छोटी छोटी जगह उपलब्ध हैं कि ये थायराइड टेस्ट खूब बहुतायत में होने लगा है, जिससे कि बीमारी डिटेक्ट बहुत जल्दी अवस्था में हो रही है। एक सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म एक स्थिति होती है जिसमें कि थायराइड हार्मोन्स की पूरी कमी नहीं है लेकिन कमी शुरू हुई है और उसी समय रोग को पकड़ लिया जाता है और इलाज कर दिया जाता है। तो जैसे कि आप बता रहे थे कि लक्षणों के बारे में, तो सबसे प्रचलित जो या सबसे ज्यादा जो लक्षण देखने में आता है वो सुस्ती, थकान, कमजोरी, बाइंठे आना, वजन बढ़ना, चमड़ी का खुश्क हो जाना, बालों का झड़ना, नपुंसकता या लेडीज में हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस से माहवारी में गड़बड़ी, बार बार एबॉर्शंस होना और बच्चों में कद नहीं बढ़ता है, ये कई सारे लक्षण हैं। मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, अकड़न आती है, हाथ पैर बहुत दुखने लगते हैं बैठे बैठे, या कई बार ऐसे लक्षण होते हैं, ये सारे वेग सिम्टम्स हैं। ज्यादातर हाइपोथायराइडिज्म के जो लक्षण हैं उन्हें वेग सिम्टम्स कहा जाता है, यानी कि ऐसे लक्षण अगर आप 10 लोगों से पूछेंगे तो 6 लोग उसमें से कह देंगे हाँ मुझे सुस्ती रहती है, मुझे थकान रहती है, मेरे बाइंठे भी आते हैं, मेरा सिर दर्द भी होता है। तो इस वजह से जरा सा भी जब डाउट हो तो थायराइड का टेस्ट, क्योंकि सस्ता और सिंपल टेस्ट है और एक टेस्ट सिर्फ TSH, उस आधार पे 90% लोगों की थायराइड की बीमारी पकड़ी जा सकती है। एक और फोन कॉल हम लेंगे। हेलो, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है हमारा। डॉक्टर शैलेश बता रहे थे हाइपोथायराइडिज्म के बारे में, अत्यधिक सुस्ती आना, बहुत ज्यादा थकान रहना, वजन का बढ़ना और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज और बचपन में कद कम रह जाना, ये कुछ लक्षण हैं। स्कूल में भी बच्चे कई बार पढ़ाई में पिछड़ने लगते हैं, तो कई बार टीचर्स की कंप्लेन आती है कि आपका बच्चा अचानक अच्छा था और अब अचानक पढ़ाई में पिछड़ने लगा है, तब भी कई बार थायराइड का डाउट होता है। डॉक्टर ऑनलाइन में वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो थायराइड से संबंधित बीमारियों के बारे में हमारी चर्चा का ये दौर जारी रहेगा। डॉक्टर ऑनलाइन में एक बार फिर स्वागत है आपका। आज हमारे बीच हैं सुप्रसिद्ध एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेश लोढ़ा। डायबिटीज और हार्मोन से संबंधित अन्य बीमारियों के बारे में कोई भी सवाल आपके जहन में हो तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 51099956। डॉक्टर शैलेश से हम बात कर रहे थे थायराइड की बीमारियों के बारे में। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की हाइपोथायराइडिज्म के बारे में, उनके कारणों के बारे में। डॉक्टर शैलेश, क्या इसके लिए इलाज उपलब्ध है हाइपोथायराइडिज्म के लिए? हाइपोथायराइडिज्म शायद एक मेरे नॉलेज से एकमात्र ऐसी बीमारी है जिसका इतना सस्ता इलाज है जो दुनिया में शायद किसी भी अन्य बीमारी का नहीं होगा। अगर किसी को प्योरली हाइपोथायराइडिज्म है और अन्य कोई रोग नहीं है तो महीने का 15 से 20 रुपए में इलाज पूरी जिंदगी हालांकि चलता है ज्यादातर लोगों को, लेकिन ये इलाज इतना सस्ता है। लेकिन कई बार दूसरी साथ में बीमारियां होती है, ब्लड प्रेशर है या कोई और बीमारी है साथ में, उस वजह से ट्रीटमेंट का खर्चा बढ़ता है। लेकिन अगर देखा जाए तो हाइपोथायराइडिज्म का इतना सस्ता और आसान इलाज है और हर जगह उपलब्ध है। बिल्कुल ठीक बताया आपने। डायबिटीज की तरह ये भी एक हार्मोन की कमी की वजह से होने वाली बीमारी है, लेकिन डायबिटीज के मुकाबले में इसका इलाज बहुत ही सस्ता है और बहुत आसानी से उपलब्ध है। लेकिन जो दवाइयां अपन इसमें यूज करते हैं उसके कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? हाँ, क्योंकि दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग चलनी है। अगर किसी 1 माह के बच्चे को भी थायराइड की बीमारी डिटेक्ट हुई है, हाइपोथायराइडिज्म का पता लगा है, तो वो बीमारी उसे जीवन भर अपने साथ लेके चलनी है और उसे जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी। तो ज़्यादातर लोगों के मन में ये शंका रहती है कि क्या इन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे 10 साल 20 साल दवाई लेने के बाद। या कि कोई लड़की को दवाई शुरू करिए तो माँ बाप ये प्रश्न करते हैं कि प्रेगनेंसी में जब इसकी शादी होगी उसके बाद कोई परेशानी तो नहीं होगी, प्रेगनेंसी में ये दवाई खाएगी तो बच्चे में कोई विकार तो नहीं आएगा। लेकिन ये 100% ये बात सही है कि थायराइड हार्मोन से ना तो कोई बच्चे में नुस्ख आता है, पूरी लाइफ लेने के बाद भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बशर्ते कि ये एक निश्चित मात्रा में लिया जाए, बताई गई डॉक्टर द्वारा बताई गई मात्रा में लिया जाए। ओवरडोज से
कोई भी दवाई नुकसानदायक हो सकती है, और वो इस दवाई के साथ भी वो बात है। अगर थायराइड हार्मोन्स ज़्यादा लेंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, हड्डियों को गला देती है दवाई अगर ज़्यादा मात्रा में ली जाती है तो। डॉक्टर शैलेश ने हमें बताया कि हाइपोथायराइडिज्म में काम में आने वाली गोली वजन के अनुसार अपनी एक स्पेसिफिक डोज में लेंगे तो उसको जीवन भर बड़े आराम से लिया जा सकता है और उसके साइड इफेक्ट्स ना के बराबर है। डॉक्टर शैलेश, कुछ मरीज ऐसे भी हैं जिनको डॉक्टर्स सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं कि दवाइयों से कभी ऐसा भी होता है असर नहीं आता है और ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, ऐसा भी है? हाइपोथायराइडिज्म में तो ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन अगर थायराइड ग्रंथि काफी बड़ी हो गई है और इतनी बड़ी हो गई है कि वो मरीज को खाना निकलने में, पानी पीने में परेशानी हो रही है, सांस में दिक्कत हो रही है, या उस ग्रंथि में कोई ट्यूमर हो गया है, केवल यही स्थितियां हैं जब ऑपरेशन की आवश्यकता है। अन्यथा हाइपोथायराइडिज्म में ऑपरेशन की कतई आवश्यकता नहीं है। इसके ठीक विपरीत हाइपरथायराइडिज्म, जिसकी हमने अभी चर्चा नहीं करी है। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शैलेश, हम उनसे पहले बात करना चाहेंगे। हेलो। हेलो, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं जबलपुर से बोल रही हूँ। आपका शुभ नाम? सुमन। सुमन जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, हमारी बच्ची है, उसको शुगर 8 साल से। हाँ जी। उसकी लंबाई और विकास कुछ नहीं हो रहा। उसकी उम्र कितनी है सुमन जी? वो 8 साल हो गए, उसकी 17 साल हो गई उम्र। अच्छा, 8 साल से उसको डायबिटीज है। हाँ जी, और वो बच्ची जैसी ही लगती है, अभी बड़ी नहीं। डॉक्टर शैलेश, सुमन जी पूछ रही है कि इनकी एक बच्ची है 17 साल की जिसको 8 साल पहले डायबिटीज डायग्नोस हुआ, उसका कद नहीं बढ़ रहा है और बिल्कुल बच्ची जैसी लगती है, उसका क्या कारण हो सकता है? उसकी शुगर ठीक से कंट्रोल्ड है? नहीं साहब, कंट्रोल नहीं है उसकी। हाँ, देखिए, सबसे बड़ा कारण बच्चों में यही होता है। बच्चों में अगर डायबिटीज ठीक से कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल का मतलब ज़्यादातर स्थितियों में उसकी शुगर फास्टिंग 100 के आसपास आनी चाहिए, कभी 90 भी आए, कभी 100 भी आए, कभी 110 भी आए, और अगर खाना खाने के बाद देखी जाए तो 150 के आसपास। अगर ज़्यादातर स्थितियों में ये शुगर रहती है तभी उसका विकास ठीक से हो पाएगा, क्योंकि हाँ डॉक्टर साहब, उसकी शुगर तो 250 रहती है, कम से कम 250 रहती है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि अगर इतनी अनकंट्रोल्ड शुगर है तो ना तो उसकी बॉडी ठीक से बन पाएगी, ना हार्मोन्स ठीक से काम कर पाएंगे, और ऐसी स्थिति में बच्चों, पर्टिकुलरली लड़कियों में कई बार माहवारी देर से शुरू होती है और बॉडी का विकास भी ठीक से नहीं हो पाता है। तो आप ये प्रयास करें कि उसकी शुगर बढ़िया से बढ़िया नियंत्रण रहे ताकि उसका डेवलपमेंट ठीक से हो सके। सुमन जी ने ये भी नहीं बताया कि वो इंसुलिन ले रही हैं या नहीं ले रही हैं। इंसुलिन मेरे ख्याल से इस उम्र में इंसुलिन ही एकमात्र इलाज है। निश्चित रूप से इंसुलिन पे ही होगी, क्योंकि इस उम्र में बच्चों के लिए एकमात्र दवा इंसुलिन ही है। तो सुमन जी को अपने जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनसे मिलकर इंसुलिन की डोज को और इंसुलिन के टाइप को एक बार वापस से एडजस्ट कराना पड़ेगा। सुमन जी, मेरे ख्याल से आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपको अपने इंसुलिन की डोज को एक बार वापस थोड़ा सा एडजस्ट कराना पड़ेगा। मेरे ख्याल से डायबिटीज के कंट्रोल के बाद में उसमें कुछ फर्क पड़े, पर अब समय अपने पास बहुत कम रह गया है क्योंकि 17 साल की उम्र उसकी ऑलरेडी हो चुकी है। तो एक पहले कॉलर ने भी सवाल पूछा था कि 18 साल की हो गई या हाइट बढ़ाई जा सकती है, तो मेरे ख्याल से अब बहुत ज्यादा संभावना नहीं रह गई। लेकिन फिर भी कई बार बच्चों में जो टाइप 1 डायबिटीज है, जैसे कि आपकी बेटी को है टाइप 1 डायबिटीज, इसमें कई बार थायराइड की बीमारी भी साथ साथ होती है, और कई बार कुछ आंतों की बीमारियां होती है जिनको सीलियक डिजीज उनमें से एक बीमारी है। अगर ये 2 बीमारियां भी टाइप 1 डायबिटीज के साथ साथ हैं उसको, जो कि एक अच्छी संभावना है जहाँ कई बार बच्चों में ये होती हैं, उस वजह से भी कई बार कद नहीं बढ़ता है। तो आप ये ठीक से जांच करवाएं कि उसको डायबिटीज तो है ही, उसका ठीक से नियंत्रण करना ही है, लेकिन उसके अलावा कहीं ये 2 बीमारियां तो नहीं है साथ में। सुमन जी, टेलीफोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से आपको अपनी बात का जवाब मिल गया होगा। आपको डॉक्टर शैलेश ने बताया कि इंसुलिन की डोज एडजस्ट कराने के अलावा आपको थायराइड की भी जांच करानी चाहिए, और हो सकता है अगर थायराइड है तो उसका इलाज किया जा सके। एक और फोन कॉल हम लेंगे। हेलो। हेलो, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार सर, नीरू। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, मैं निशा जैन बोल रही हूँ। निशा जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, ऐसा है कि सर है ना, मेरी गुड़िया है, वो 21 साल की है अभी। हाँ जी। और उसको ना 6 साल पहले सब है ना वो हाइपोपैराथायरॉइडिज्म ग्लैंड देना वो डिप्रेस हो गई है। हाइपोपैराथायरॉइडिज्म? हाँ जी। हाँ जी। उसके कारण उसका कैल्शियम रेगुलेट नहीं हो रहा है। हाँ जी। और कैल्शियम हमेशा डाउन जाता है, डेली उसको कैल्शियम देना पड़ता है। हाँ जी। उसी कारण से उसको तान भी आ रही है। हाँ जी। तो ये कितने साल से है निशा जी? 6 साल से है सब। निशा जी का सवाल है कि उनकी बच्ची 21 साल की है और उसको पिछले 6 साल से तान आ रही है और वीकनेस है, और कैल्शियम डाउन हो जाता है, कैल्शियम बार बार कम हो जाता है। जैसा कि क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी बेटी का डायग्नोसिस पूरी तरह हो चुका है और ट्रीटमेंट ले रही है, क्योंकि आपने बताया कि हाइपोपैराथायरॉइडिज्म है। पैराथायरॉइड ग्रंथियों की
जो स्त्रावित हार्मोन्स हैं पीटीएच, उस हार्मोन की कमी है और उस वजह से शरीर में कैल्शियम की कमी आ जाती है। ये सब क्योर है या नहीं है? है जी, ये बीमारी क्योर है या नहीं है? नहीं, 100% क्योर तो नहीं है, हम इसका सिर्फ उपचार कर सकते हैं। दवाइयाँ तो उसको निश्चित रूप से जिंदगी भर लेनी पड़ेगी और दवाइयों में भी कैल्शियम ही है एकमात्र दवाई, साथ में विटामिन डी भी लेना होता है। विटामिन डी ले रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी ले रहे हैं विटामिन डी। हाँ, कैल्शियम और विटामिन डी ठीक मात्रा में लेते रहें और जो सीरम कैल्शियम है वो आप समय समय पे 1.5 महीने 2 महीने या 3 महीने जो भी आपको डॉक्टर बता रहे हैं उस हिसाब से उसको करवाते रहें और कोशिश करें कि कैल्शियम उसका 9 के आसपास, 8.5 9 के आसपास रहे। अगर इतना रहेगा तो उसको ताड़े नहीं आएंगी, दौरे नहीं पड़ेंगे और आगे जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। निशा जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शैलेश, अब ये थायराइड से अपन लोग पैराथायराइड पे आ गए, ये क्या ग्रंथि है? पैराथायराइड की 4 ग्रंथियां होती है। ये चारों ग्रंथियां थायराइड के चारों कोनों पे स्थित होती हैं और इनसे जो हार्मोन्स निकलता है उसमें मेन हार्मोन है पैराथायराइड हार्मोन, पीटीएच जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। और इस हार्मोन का मेन काम है शरीर में कैल्शियम फास्फोरस मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। बोन की हेल्थ के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन है पीटीएच। तो अगर ये पीटीएच हार्मोन की कमी हो जाती है तो शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है और पीटीएच जब ज़्यादा हो जाता है, एक्सेस में हो जाता है, तो शरीर में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और कई बार कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा न होने के बावजूद पीटीएच के कुछ दुष्प्रभाव हड्डियों पे होते हैं और उसमें प्रमुख है ऑस्टियोपोरोसिस, जिससे बार बार फ्रैक्चर्स होने लगते हैं। यही सवाल मैं अभी आपसे पूछने वाला था कि क्या इसी बीमारी के कारण बार बार जो बड़ी उम्र में देखा जाता है फ्रैक्चर बहुत कॉमनली हो जाते हैं? कई बार हम ये देखते हैं कि एक फ्रैक्चर हुआ, उसमें उन्होंने प्लेट लगवा लिया, 3 महीने बाद थोड़ा सा टिल्लर लगा और फिर एक फ्रैक्चर हो गया। 3-3 4-4 फ्रैक्चर्स कई लोगों को हो जाते हैं मामूली सी चोट लगने से। तो निश्चित रूप से हड्डियों में कोई नुस्ख है, इस वजह से हड्डियां इतनी कमजोर हो गई है और वो पीटीएच हार्मोन की अधिकता से हो सकता है। दूसरा जो दुष्प्रभाव इस हार्मोन की अधिकता से आता है वो है किडनी में बार बार पथरी का बनना। एक पथरी निकलवाई, दूसरी बन गई, दूसरी निकलवाई, तीसरी बन गई, एक साइड पथरी बनी थी, 2 साल बाद दूसरी साइड बन गई। इस तरह की बार बार पथरी बनने की जो एक तरीके से शरीर में कारखाना सा बन जाता है, ये भी पीटीएच हार्मोन की अधिकता से होता है। और फॉर्चुनेटली इस अधिकता का इलाज बहुत आसान है और परमानेंट है। पैराथायराइड का ट्रीटमेंट परमानेंट नहीं है, उसके लिए जीवन भर गोली खानी होती है। लेकिन हाइपर पैरा में जब पैराथायराइड एक्सेस है तो उसका सिंपल ट्रीटमेंट है, पैराथायराइड ग्रंथि को ऑपरेशन के जरिए निकाल दिया जाता है, तो ये बीमारी परमानेंटली ठीक हो जाती है। ठीक, बिल्कुल बताया। एक फोन कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं? सर मैं अजीत बोल रहा हूँ सर। अजीत जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मेरी वाइफ की थायराइड का टेस्ट करवाया तो उसमें TSH 6.6 आया। हाँ जी। उसके अलावा हर्षिटिज्म नाम की कोई प्रॉब्लम भी बताइए जिससे कि फेशियल हेयर आ है। अजीत, तो इन दोनों का कोई आपस में रिलेशन है? इसका कोई क्योर हो सकता है? हमने लेजर भी ट्राई किया था लेकिन उससे भी कोई ज्यादा फायदा नहीं होता दिख रहा है, तो इसका क्या किया जाए? आपकी वाइफ की एज क्या था? 25। अजीत जी का प्रश्न है कि उनकी वाइफ की उम्र 25 साल है और उनकी थायराइड की जांच कराई, उसमें TSH का लेवल 6 पॉइंट समथिंग बताया उन्होंने और हिर्सुटिज्म की बीमारी भी डॉक्टर्स ने डायग्नोज की है और मुंह पे बाल वगैरह आ रहे हैं। तो ये पूछना चाहते थे कि हाइपोथायराइडिज्म जो TSH इनका 6.5 के करीब आया है और हिर्सुटिज्म, इसमें कोई संबंध है? नहीं, दोनों बीमारियां बिल्कुल भिन्न हैं। हिर्सुटिज्म एक अलग बीमारी है जिसमें बॉडी में कुछ मेल हार्मोन्स जो कि हर स्त्री के शरीर में एक सामान्य मात्रा में होते हैं, लेकिन जब इनकी सामान्य से जब अधिकता हो जाती है, लेडीज में भी मेल हार्मोन्स होना आवश्यक है, लेकिन जब ये अधिक हो जाते हैं तो ये हिर्सुटिज्म के रूप में, बीमारी के रूप में सामने आते हैं, चेहरे पे बाल आने लगते हैं और इनका भी इलाज उपलब्ध है और अच्छा कारगर इलाज है। लेजर से भी इलाज होता है, लेकिन लेजर ज़्यादातर तभी करवाना चाहिए जब दवाइयों से इलाज फेल हो जाए या आप जितना आशा रखते हैं उतना नहीं हो पा रहा है दवाइयों से, तब आपको लेजर करवाना चाहिए। सीधे अगर लेजर कराएंगे तो कई बार वो इफेक्टिव नहीं होता है या लेजर का पैसा वेस्ट होता है। और थायराइड की जो बीमारी आप बता रहे हैं वो भी मार्जिनल है, 6 पॉइंट समथिंग आप TSH बता रहे हैं, जो कि सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म की कैटेगरी में आता है। इसमें ट्रीटमेंट करना या नहीं करना, ये जो आपको डॉक्टर देख रहा है, ये उन पे निर्भर करता है कि वो ओवरऑल आपको देख के क्या तय करते हैं कि आपको हार्मोन की आवश्यकता है या नहीं है। मतलब क्लिनिकल सिम्टम्स से क्लिनिकल आधार पे ट्रीटमेंट किया जाता है।
इसमें कई डॉक्टर करना चाहेंगे, कई लोग नहीं करना चाहेंगे, तो ये पेशेंट को देख के ही निश्चित तौर पे कहा जा सकता है। अगर TSH मान लीजिए बहुत ज़्यादा है, 50, 60, 100, 200 है, तो कोई डाउट नहीं है कि ट्रीटमेंट होना ही चाहिए। और अजीत जी ये जानना चाहते थे कि हिर्सुटिज्म और उसमें कोई रिलेशन है, तो मेरे ख्याल से वो एड्रिनल ग्लैंड से होने वाली बीमारी है हिर्सुटिज्म। हाँ, और थायराइड से उसका कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। हालांकि दोनों हार्मोनल बीमारियां हैं, लेकिन उन दोनों का आपस में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। एक और फोन कॉल लेते हैं हम। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। हाँ जी, मैं कुशल बोल रहा हूँ। कुशल जी नमस्कार, आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार, मैं जानना चाहता था शैलेश जी से कि जो मोटापा जो होता है शरीर में, हाँ जी, अलग अलग मेल्स में मोटापा अलग हिस्से में होता है, हाँ जी, फीमेल्स में अलग हिस्से में होता है, और एक होता है पूरा बॉडी के अंदर अलग से मोटापा। हाँ जी, तो ये जो अलग अलग हिस्सों में जो मोटापा मेल्स में होता है, हाँ जी, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है या जनरलाइज्ड है? कुशल जी का सवाल है। कुशल जी ये जानना चाहते हैं डॉक्टर शैलेश की मोटापा कुछ अलग अलग प्रकार का होता है, उसमें एक तो जो पेट के बीच में आता है और एक पूरे शरीर में मोटापा होता है, उसमें कोई डिफरेंस है और इनका क्या इलाज संभव है, ये जानना चाहते हैं कुशल जी। मोटापा शरीर के किसी पर्टिकुलर हिस्से में होने के हिसाब से इलाज अलग अलग नहीं हो सकता है। वो बहुत ही लिमिटेड बात हो जाएगी। मान लीजिए किसी का केवल पेट का कुछ हिस्सा है जहाँ पर फैट जमा है, तो वो लाइपोसक्शन एक प्रक्रिया होती है जिसके जरिए उसका इलाज किया जाता है। लेकिन ये कोई मोटापे के ट्रीटमेंट के तौर पे हम इसको नहीं लेंगे। यहाँ पर मोटापा आमतौर पे जनरलाइज मोटापा होता है और इसका ट्रीटमेंट इन टोटल होता है। मेल्स में ऐसा देखा गया है कि वो सिर्फ पेट का ही मोटापा ज्यादा होता है और शरीर में बिल्कुल मोटापा नहीं होता है, तो उसके लिए फिर मेल्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है या वो जनरल है? नहीं, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसके लिए कुछ भी नहीं है। मेल्स और फीमेल्स में दोनों में मोटापे का ट्रीटमेंट सिंपल मोटापा यानी कि सिंपल ओबेसिटी, जिसमें कि कोई हार्मोनल डिसऑर्डर साथ में नहीं है, कुछ कोई एड्रिनल ग्रंथि की वजह से अगर मोटापा हो रहा है तब तो एड्रिनल ग्रंथि का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर थायराइड भी में नहीं है, थायराइड की बीमारी नहीं है, एड्रिनल ग्रंथि की बीमारी नहीं है, कोई पिट्यूटरी की बीमारी नहीं है और उसके अलावा सिंपल मोटापा है, तो वो ट्रीटमेंट उसका चाहे वो बच्चा हो, औरत हो या मेल हो, सब में एक समान ही रहेगा। और वो मेन चीज़ है उसमें डाइट या खान पान पे नियंत्रण और एक्सरसाइज करना, ये दो मेन बातें हैं जिनके आधार पे मोटापे का कंट्रोल होता है। और कुछ दवाइयाँ भी ऐसी उपलब्ध है आजकल जिनसे हम मोटापे का उपचार कर सकते हैं। सर्जरी भी आजकल मोटापे के लिए की जा रही है, जिसे बेरिएट्रिक सर्जरी कहा जाता है। और बेरिएट्रिक सर्जरी हिंदुस्तान के लिए अभी एक नई क्रिया है, लेकिन अब धीरे धीरे ये मेट्रोज में होने लगी है बेरिएट्रिक सर्जरी, जिसके कि परिणाम ऑलमोस्ट 100% गारंटेड है, क्योंकि ये सर्जरी है, परमानेंट सॉल्यूशन है मोटापे का। लेकिन बेरिएट्रिक सर्जरी पर्टिकुलरली उन्हीं लोगों के लिए यूजफुल है या उन्हीं लोगों के लिए की जाती है जिनका मोटापा बहुत ज़्यादा है, BMI जिनका 40 से ज़्यादा है, यानी कि किसी का कद 5-6 है और उसका वजन 110 या 120 किलो है, तो इस तरह के लोगों में बेरिएट्रिक सर्जरी की जाती है। एक और फोन कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? विनीता बोल रही हूँ। विनीता जी आप अपना सवाल पूछिए। एक्चुअली मेरी मम्मी को थायराइड है। हाँ जी, उनको सेकंड डिलीवरी के बाद में हो गया था थायराइड। हाँ जी, तो मुझे जानना था कि इसका, पहले उनको डॉक्टर से उन्होंने चेकअप कराया तो पहले उनको आधी गोली दी, उसके बाद में गोली कर दी, इसका डोज 10 गोली तक बढ़ा। थायराइड से मैं समझता हूँ आप हाइपोथायराइडिज्म के बारे में बोल रहे होंगे। हाइपोथायराइड, हाँ। कितनी गोलियां दी आप बताएं वापस? पहले आधे दी थी, उसके बाद 10 तक पहुंचा दी थी, फिर मम्मी की तबीयत खराब हो तो फिर उसके बाद नॉर्मल है। डॉक्टर शैलेश, विनीता जी ये पूछना चाहती हैं कि इनकी मदर को सेकंड डिलीवरी के बाद में डॉक्टर्स ने हाइपोथायराइडिज्म डायग्नोज किया और उनकी डोज के बारे में जानकारी थी। तो डोज के बारे में तो मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट आप लोग इस्तेमाल करते हैं, तो 10 गोलियां मेरे ख्याल से, या तो आपको ठीक से ध्यान नहीं है, 10 गोलियां तो निश्चित रूप से बहुत अधिक डोज है, 4 या 5 गुना डोज है ये मेरे ख्याल से। या तो कुछ और भी बीमारियां होगी साथ में, उसकी दवाइयां उनको चल रही होंगी, और अगर केवल थायराइड की 10 गोलियां वो खा रही हैं तो डेफिनेटली बहुत बहुत ज्यादा डोज है और उस वजह से तो प्रॉब्लम आना लाजमी है। तो फिर इसके लिए क्या कोई क्योर नहीं है? नहीं, परमानेंट क्योर ज्यादातर थायराइड की बीमारियों में नहीं है, हाइपोथायराइडिज्म में नहीं है। अगर 1 या 1.5 गोली, सिंपल 1 या 1.5 गोली खाने से अगर उनका
थायराइड हार्मोन लेवल्स नॉर्मल रहते हैं तो ये एक आसान उपाय है। विनीता जी, ये हार्मोन रिप्लेसमेंट है, शरीर में हार्मोन की कमी है, हमको हार्मोन को रिप्लेस करना है, इसलिए बिल्कुल सिंपल सा कुदरती वो है, लॉजिक है। एक तरीके से ये नेचुरोपैथी है, शरीर में जिस चीज की कमी है हम उसकी पूर्ति कर रहे हैं। बहरहाल फोन करने के लिए धन्यवाद विनीता जी। शैलेश, हम बात कर रहे थे मोटापे के बारे में। मोटापे के बारे में हम लोगों ने आपसे जाना कि उसका इलाज तो एक ही प्रकार का है, शरीर के किसी भी हिस्से में हो मोटापा, लेकिन एक बात जरूर है कि जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस है, मोटापा है, वो दूसरी बीमारियां जैसे डायबिटीज है, हार्ट की बीमारियां हैं, इस्केमिक हार्ट डिजीज बोलते हैं, उसमें जरूर वो रिस्क फैक्टर की तरह काम करता है। अब हम एक बार वापस थायराइड पे जाते हैं। हम लोगों ने हाइपरथायराइडिज्म के बारे में काफी बातें की, अब कुछ हमारे दर्शक जानना चाहेंगे हाइपरथायराइडिज्म के बारे में। हाइपरथायराइडिज्म किस तरह से अपने लक्षण लेके अपने आप को प्रस्तुत करता है? जैसा कि अभी हमने चर्चा करी, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म ठीक इसके विपरीत बीमारी है। इसमें थायराइड ग्रंथि के जो हार्मोन्स हैं वो जरूरत से ज़्यादा निकलते हैं और उस वजह से व्यक्ति की बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि शरीर में जो ऊर्जा है वो जरूरत से ज़्यादा बनने लगती है, तो उससे हार्ट रेट तेज हो जाती है, कंपकपी छूटती है, वजन घटने लगता है, भूख अधिक लगने लगती है, डायरिया होने लगता है, हाथों में कंपन होने लगता है और एंजाइटी बहुत रहती है, हमेशा जैसे टेंशन में रहता है व्यक्ति। और बच्चों में ये बीमारी उसी तरीके से आती है, मतलब बच्चों में कद या ग्रोथ डिसऑर्डर्स होने लगते हैं और स्त्रियों में बार बार अबॉर्शंस होते हैं। हार्ट की बीमारियां भी कई बार इस वजह से हो जाती है। एक फोन कॉल लेते हैं डॉक्टर शैलेश। हेलो हेलो, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हाँ डॉक्टर साहब, मैं तेज सिंह गहलोत बोल रहा हूँ। हाँ गहलोत साहब, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, ऐसा था मेरे पहले जो है मेरे को डायबिटीज है पिछले 6 साल से, और पहले मेरे एमरिल जो है 3 mg चल रहा था 1 डोज सवेरे, और शाम को मेटसेक 500 चल रहा था। हाँ जी। तो उस समय शुगर का जो मेरा लेवल रहता था फास्टिंग 160 के आसपास रहता था। हाँ जी। और बीपी जो है 240 रह रहा था। हाँ जी। और उसके बाद में जो है महीना भर हुआ, अभी मैंने ट्रीटमेंट मेरा चेंज हुआ है। हाँ जी। उसमें जो है मैं टेबलेट जो ले रहा हूँ तो जोरल M2 ले रहा हूँ। एक तो जोरल M2, हाँ जोरल M2 मॉर्निंग में ले रहा हूँ। हाँ। अपना ब्रेकफास्ट के बाद में, हाँ जी, ब्रेकफास्ट से पहले सॉरी। और एक ले रहा हूँ जोरल जो है M2, वो नाइट में डिनर से पहले ले रहा हूँ। हाँ जी। अब आप डॉक्टर शैलेश से आप क्या जानना चाहते हैं, आप बताएं। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, एक मिनट मेरा क्वेश्चन। और उसके बीच में जो है मिक्सेट ले रहा हूँ खाने के बीच में दोनों टाइम। हाँ जी। तो मेरा अभी जो शुगर का लेवल जो रह रहा है डॉक्टर साहब, वो रह रहा है फास्टिंग जो रह रहा है 80 और 90 के बीच में। हाँ जी। और बीपी जो रह रहा है 100 के आसपास। हाँ तो जी। मैं क्या कुछ फ्रूट्स वगैरह ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ? डॉक्टर शैलेश, इनका सवाल था कि अभी कुछ दवाइयां ये ले रहे हैं, उसपे इनका ब्लड शुगर 80 फास्टिंग में चल रहा है और खाने के बाद 90 या उसके लगभग चल रहा है, तो क्या ये कुछ फ्रूट्स खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? गहलोत साहब देखिए, फ्रूट्स खाना डायबिटीज में मना नहीं है। फ्रूट्स आप ले सकते हैं, केवल जो बहुत अधिक मीठे फल होते हैं जैसे केला, अंगूर, चीकू, लीची, पाइनएप्पल या बहुत अधिक पका हुआ आम, इस तरह के फलों से आप बचें। लेकिन अगर आपकी डायबिटीज जैसा आप बता रहे हैं, फास्टिंग आपकी 80-90 आ रही है, खाने के बाद 100 आ रही है, तो आप फ्रूट्स आराम से ले सकते हैं। लेकिन 80-90 खाने के बाद या 100 के करीब खाने के बाद आना ये ठीक नहीं है। ये हाइपोग्लाइसीमिया का एक तरीके से हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है आपको, तो आपको अपनी दवा की मात्रा कम करवानी चाहिए। और अगर आपका वजन कम है तो आप अपनी डाइट बढ़ाइए, यदि आपका वजन नॉर्मल है तो आपको अपनी दवा कम करवानी चाहिए। धन्यवाद गहलोत साहब फोन करने के लिए। डॉक्टर शैलेश ने बताया कि डायबिटीज के जो मरीज हैं वो कुछ सिलेक्टेड फल्स को छोड़ के बाकी सब फल आराम से खा सकते हैं। वो सिलेक्टेड फल्स तो बहुत ज्यादा मीठे होते हैं, जैसे पका हुआ आम है, लीची है और सीताफल है, अंगूर है, चीकू है, इस तरह के कुछ बहुत ज्यादा, और इस तरह के बहुत ज्यादा मीठे फल छोड़ के आराम से बाकी फल खा सकते हैं। डॉक्टर ऑनलाइन में फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो डॉक्टर शैलेश से हमारी चर्चाओं का दौर जारी रहेगा। एक बार फिर स्वागत है आपका डॉक्टर ऑनलाइन में। आज हमारे बीच उपस्थित है जयपुर से विशेष तौर पर पधारे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेश लोढ़ा। डॉक्टर शैलेश लोढ़ा हमसे बात कर रहे हैं डायबिटीज और हार्मोन से संबंधित अन्य बीमारियों के बारे में। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो हार्मोन से संबंधित किसी भी बीमारी के बारे में तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे
फोन नंबर है 51099956। डॉक्टर शैलेश, हम बात कर रहे थे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, जिक्र आया बीच में। ऑस्टियोपोरोसिस के बीच में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है बुजुर्ग मरीजों की जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस आजकल बहुत कॉमन है। जगह जगह बोन मास डेंसिटी के कैंप भी लगते रहते हैं, तो क्या ये फायदेमंद है? ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ये सब कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे जैसे दीर्घायु बढ़ रही है, लोग बाग आजकल दीर्घायु होने लगे हैं, लाइफ स्पैन बढ़ रहा है लोगों का, तो जो बूढ़े लोगों की संख्या देश में और विश्व में बढ़ रही है तेजी से। और जैसे जैसे, क्योंकि पहले लोग 80, 90, 100 की आयु के कम लोग हुआ करते थे, तो उनकी समस्याएं भी कम देखने में आती थी। अब ऑस्टियोपोरोसिस ओल्ड एज की एक बहुत बड़ी बीमारी है, और बाहर के देशों में, डेवलप्ड कंट्रीज में ये आवश्यक है कि 65 या 60 साल की आयु के बाद ऑस्टियोपोरोसिस के लिए स्क्रीनिंग के तौर पे डेक्सा बोन डेंसिटी अनिवार्य है। लेकिन क्योंकि बोन डेंसिटी एक महंगा टेस्ट है, इसलिए उसका जो सस्ता विकल्प के रूप में जो हमारे यहाँ प्रस्तुत किया जाता है, वो अल्ट्रासाउंड के जरिए पैर के हील से जो टेस्ट किया जाता है, और उसे बोन डेंसिटी के रूप में हम देखते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये देखने में आता है कि उसके इस स्क्रीनिंग के या कैंप्स में जो बोन डेंसिटी इस उपकरण के द्वारा की जाती है, वो ठीक नहीं होती है, वो मिसगाइड करती है ज़्यादातर लोगों को। तो ठीक है, अगर बहुत बढ़िया मशीन है, या अगर आपको स्क्रीनिंग के तौर पे करना है, तो ठीक है, आप कर लें, लेकिन उसकी रिपोर्ट पे मैं नहीं सोचता कि पूरी तरह हम रिलाई कर सकते हैं। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो नमस्कार, मैं उमेदराज लोड़ा बोल रहा हूँ सर। उमेदराज लोड़ा साहब, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है जी, मेरे को डायबिटीज है। हाँ जी। मैं सुबह घूमने जाता हूँ, हाँ जी, शाम में तैरने जाता हूँ, तैरने के बाद मेरे को चक्कर आने लग गए थे। हाँ जी। तो मेरे अभी टेस्ट करवाया था, तो उसमें एक टेस्ट होता है, उसमें 6 महीने का बताते हैं। हाँ जी। उसमें मेरे को मतलब करीब उसमें लगभग 3-4 महीने का पता लगता है। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन 9 आया था प्लस। हाँ जी। डॉक्टर शैलेश, उमेदराज जी लोड़ा का सवाल। तैरने भी जाता हूँ, सुबह घूमने भी जाता हूँ, तैरने के बाद में मेरे को चक्कर कुछ उससे कमजोरी महसूस होती है। बिल्कुल, मैं डॉक्टर शैलेश को आपके सवाल के बारे में बताऊं। डॉक्टर शैलेश ये जानना चाहते हैं कि ये डायबिटिक पेशेंट हैं उमेदराज जी, और सुबह ये रेगुलर एक्सरसाइज पे जाते हैं, वॉकिंग करते हैं, और शाम को स्विमिंग करते हैं। ये पूछ रहे हैं, जब स्विमिंग करने जाते हैं तो उसके बाद इनको चक्कर सा आता है, और इनका ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन जो था वो करीब 9 आया था, तो ये जानना चाहते हैं इनको चक्कर क्यों आता है। मेरा ख्याल है कि आप जब स्विमिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्विमिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत बढ़िया व्यायाम है, उसमें आपकी काफ़ी कैलोरीज खर्च हो रही हैं, तो उस वजह से शायद स्विमिंग के बाद आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, और उस वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं। तो आप ये करें कि स्विमिंग पे जाएं, उससे आधा 1 घंटा पहले कुछ चाय या बिस्किट लेके फिर जाएं सुबह के समय, अगर आप जा रहे हैं तो। और खाली पेट, एकदम खाली पेट कोई भी सुबह उठ के बहुत अच्छा व्यायाम नहीं करना चाहिए। शाम को जाता हूँ। अच्छा, शाम को जा रहे हैं, तो आप चक्कर आते हैं उस समय अपना शुगर चेक करवाएं ग्लूकोमीटर से। अगर वो लो आ रहा है तो आपकी समस्या का क्लियरली पता लग जाएगा। और आपने बताया कि ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, जो कि पिछले 8 या 10 सप्ताह का एवरेज टेस्ट होता है, वो 9 आया है। 9 का मतलब यह है कि आपकी शुगर ठीक से नियंत्रित नहीं है। तो आपको कभी तो लो शुगर हो रही है, कभी हाई शुगर हो रही है, और इस वजह से ये आपकी परेशानी का कारण हो सकता है। तो आप एक बार अपनी शुगर कई समय पे चेक कराएं, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी खाना खाने के बाद, कभी रात को। ये जब भी संभव हो पाएगा जब आप ग्लूकोमीटर से कर पाएंगे, क्योंकि लैब में जाके बार बार आप ये करवा नहीं पाएंगे। ज़्यादातर लोग जो शुगर का टेस्ट करते हैं वो सुबह करते हैं, और शाम के या रात की शुगर का उनको पता नहीं रहता है। तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम जब भी शुगर चेक करें, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, रात हो, आधी रात हो, शुगर 24 घंटे हमारे नियंत्रण में रहनी चाहिए। लोड़ा साहब, मेरे ख्याल से आपको अपनी बात का जवाब मिल गया होगा। यहाँ पे मैं एक और बात शैलेश बताना चाहूंगा कि काफी कम जानकारी अपने डॉक्टर्स टाइम की कमी की वजह से या अन्य कारणों से अपने मरीजों को दे पाते हैं। जब हम इलाज शुरू करते हैं तो हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण
हैं या और भी जो छोटी छोटी बातें हैं डायबिटीज के बारे में, उनके बारे में उनको जानकारी मिल जानी चाहिए। इस प्रकार का लिटरेचर बहुत आसानी से उपलब्ध है बाजार में। डॉक्टर शैलेश ने भी एक पुस्तिका लिखी है डायबिटीज पे, राजस्थान पत्रिका के सहयोग से, वो भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। और पिछले दिनों मेरे ख्याल से बालहंस जो राजस्थान पत्रिका का ही प्रकाशन है, उसमें भी आपका एक लेख था। ऐसी छोटी छोटी समस्या है सारे डायबिटीज के मरीजों के लिए, आप इनको पढ़ें और उसके बारे में ज्यादा से जानकारी एकत्रित करें, ताकि जो छोटी छोटी बातें हैं डायबिटीज के बारे में, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किन लक्षणों से हाइपोग्लाइसीमिया की पहचान होती है, ये सब आपको जानकारी मिलेगी मेरे ख्याल से। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं? सर मैं पहले एक सवाल पूछा था, हाँ जी, ब्लड टेस्ट के बारे में, वो उस टाइम डिस्कनेक्ट हो गया। तो मुझे एक चीज और पूछनी थी, अभी कोई अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में कोई डायबिटीज के ऊपर कोई कॉन्फ्रेंस थी, हाँ जी, इनहेलर के बारे में भी कुछ बात हुई थी, और व्हाट इज दैट, और वो अवेलेबल है या उसके विषय में क्या नॉलेज? डॉक्टर लोढ़ा, ये कॉलर जानना चाहते हैं कि अभी कुछ डायबिटीज में कुछ रिसेंट एडवांसेस हुए हैं, कुछ इनहेलेशनल थेरेपी आई है, कुछ इनहेलेशनल, सब दर्शकों को बता दूं, तात्पर्य है कि सूंघने वाली कुछ ऐसी दवाइयां जैसे अस्थमा में आती हैं, इस प्रकार की कोई दवाइयां डायबिटीज में आ रही हैं, ये जानना चाहते हैं हमारे। इनहेलर के जरिए इंसुलिन देने का जो विकल्प है वो उसका कमर्शियल उत्पादन अब शुरू हो गया है और अमेरिका में ये उपलब्ध है, और भारत में भी अभी स्मगल होके ये मेरी जानकारी के अनुसार शायद आना शुरू हो गया है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी है। इनहेलर थेरेपी इंसुलिन का विकल्प है, लेकिन अकेले इसके जरिए ही शुगर कंट्रोल हो पाए ये संभव अभी नहीं हुआ है। तो ज्यादातर लोग जो इनहेलर थेरेपी पे रहेंगे, ऐसा मानना है लोगों का, साइंटिस्ट का, उनको इंसुलिन का एक शॉट तो फिर भी लेना पड़ेगा, चाहे वो लेंटस हो या इसी तरह का दूसरा कोई इंसुलिन हो। लेंटस 24 घंटे शुगर उनकी कंट्रोल करेगा, और जब भी वो खाना खाएंगे उस समय वो इनहेलर का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से अगर किसी को एक से अधिक इंसुलिन के प्रिक्स लग रहे हैं तो वो इनहेलर थेरेपी ले सकते हैं, और एक प्रिक तो फिर भी इंसुलिन का चाहिएगा। आपको क्या कब तक आने की उम्मीद है इंडिया में? मेरे ख्याल से विद इन 6 मंथ्स आ जाना चाहिए। धन्यवाद फोन करने के लिए। डॉक्टर शैलेश, एक और बात, जब डायबिटीज से बात चली तो ऐसे कुछ मरीज हैं जिनको हम लोग इंसुलिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो इंसुलिन लेने के बजाय डॉक्टर को ही बदल देते हैं, उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? इंसुलिन थेरेपी डायबिटीज का मैं फिर यहाँ रिपीट करूंगा कि एक रिप्लेसमेंट थेरेपी है। जब हमारे शरीर को पेनक्रियाज को निचोड़ के जो हम गोलियां दे रहे हैं, एक तरीके से वो पेनक्रियाज को निचोड़ के इंसुलिन निकाल रही हैं। जब पेनक्रियाज पूरी तरह फूंक चुका है, उसकी एक निश्चित सीमा है जब तक वो इंसुलिन बना सकता है, और जब वो इंसुलिन बनाने की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है तो हमें बाहर से इंसुलिन लेना ही होगा, चाहे वो देर से लें या जल्दी लें। और जितना जल्दी आप इंसुलिन ले सकते हैं तो वो बेहतर है शरीर के लिए। एक छोटी सी मैं यहाँ कहानी सुना सकता हूँ। एक राजा था, उसके यहाँ एक कैदी को पेश किया गया कि इसने कुछ अपराध किया महाराज, इसे सजा दीजिए। राजा ने उसके सामने 3 चॉइस रखी कि या तो तुम 100 कोड़े खा लो, या 100 प्याज खा लो, और या 100 रुपए राजकोष में जमा करा दो। क्योंकि वो कैदी अपने आप को चतुर समझता था, उसने सोचा कि सजा के तौर पे जुर्माना जमा कराने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, मेरे को खाने की चीज अगर सजा के तौर पे मिली है तो ये सबसे बढ़िया बात है, मैं तो 100 प्याज खाऊंगा। वो 30-40 प्याज खाने के बाद वो बुरी तरह रो दिया, गिड़गिड़ाया, महाराज प्याज तो नहीं खा सकता, आप कौड़े लगा लो। महाराज ने उसको 30-40 कौड़े लगवाए और उसके बाद वो फिर रो दिया, महाराज कौड़े नहीं खा सकता, अब आप 100 रुपए लेके मुझे बख्शो, मुझे जाने दो। तो हमारे ज्यादातर इंसुलिन के पेशेंट्स के साथ यही होता है, वो सारी थेरेपीज अपना के और अंत में इंसुलिन लेते हैं, लेकिन तब तक वो अपना बहुत नुकसान कर चुके होते हैं। तो इंसुलिन थेरेपी से डरिए नहीं, घबराइए नहीं, और जब आपको चिकित्सक सलाह दें तो उसे अपनाइए। तो डॉक्टर शैलेश का ये मशवरा आपको जरूर भाएगा। डायबिटीज के मेरे मरीजों को ये सोचना होगा अपने बारे में कि क्या इंसुलिन से बचना उचित है। डॉक्टर शैलेश, इस कार्यक्रम में आप आए, इतनी अच्छी जानकारियां दी हमारे दर्शकों को।